Welcome to everyone present here. Students, today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. First of all, we should have the clear-cut meaning of the chapter, and then we will discuss about the subject matter of this chapter. Then we can understand this chapter very easily. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों पड़ा, ये समझना जरूरी है. फिर इसके बाद हमें ये जानना है कि इस चैप्टर के अंदर हमें आखिर किन किन मुख्य बातों के बारे में पढ़ना है, और तब ये चैप्टर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम इस बात का अर्थ क्लियर कर लें कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या होता है और इसका इस चैप्टर में किस तरह से संबंध है. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. तो राष्ट्रवाद का उदय मतलब नेशनलिज्म क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है. और फिर नेशनलिज्म का मीनिंग समझ जाएंगे तो फिर उसका यूरोप में नेशनलिज्म का क्या रोल रहा, नेशनलिज्म आने से यूरोप में कौन सा ऐसा बड़ा परिवर्तन हुआ जो कि एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बन गई जिसे आज भी हम लोग पढ़ते हैं. तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं. नेशनलिज्म जनरली नेशनलिज्म मीन्स द लव, प्राइड, डिवोशन टुवर्ड्स नेशन. किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, गर्व और सम्मान की जो भावना होती है उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं. कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम, सम्मान, गर्व और लगन और डिवोशन की जो भावना प्रदर्शित करता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है. लेकिन राष्ट्रवाद के चलते यूरोप में कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ये भी समझना जरूरी है. तो आज के अगर हम यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो हमें वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इस तरह के देश दिखाई पड़ते हैं. तो क्या कभी हमने ये सोचने का प्रयास किया है कि ये देश वहाँ कब से हैं, और अगर वहाँ देश नहीं थे तो कभी बने हैं, और कभी बने हैं तो किस प्रक्रिया के तहत बने हैं, और उनके बनने में कौन सी सबसे बड़ी ताकत काम कर रही थी. तो आपको ये जानना जरूरी है कि मिड 18 सेंचुरी तक यूरोप में इस तरह के देश नहीं होते थे. जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश नहीं थे. वहाँ पर छोटे बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, डचेस होती थी, कैंटन्स होते थे, जिसकी सभी की अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी होती थी और उसका एक अपना शासक होता था. तो यूरोप में मिड 18 सेंचुरी तक मल्टी नेशनल, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करती थी. बहुवंशीय, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य हुआ करते थे और उसका एक शासक होता था. और बहुवंशीय, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के अंदर में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग इतिहास और अलग अलग पूर्वज वाले और नस्ल वाले लोग रहते थे अलग अलग समूहों में. तो वो एक एम्पायर होता था और उस एम्पायर में हर तरह के लोग रहते थे और उनका एक ही शासक होता था जिसके चलते वो उस साम्राज्य में अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते थे कि उनका एक शासक है, राजा है, और वो राजतंत्र हुआ करता था. लेकिन धीरे धीरे ये राजतंत्र समाप्त हुआ, जिसकी सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई. सबसे पहले राजतंत्र की मतलब पतन की शुरुआत फ्रांस से होती है, और राजतंत्र के बाद वहाँ पर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनने लगे, प्रजातांत्रिक और मतलब सामाजिक गणराज्य बनने लगे, जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई और फिर जनता को स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिला, और फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की. तो आज की जो देश हम देखते हैं जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड ये सब कहते हैं, ये सब नेशन स्टेट हैं. ये जो आज के वर्तमान के जो देश हैं यूरोप के नक्शे में है, ये नेशन स्टेट है. और पहले यहाँ पर मल्टी नेशनल, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे. तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है कि मल्टी नेशनल, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर के जगह पर ये जो नेशन स्टेट बने, ये एक लंबी प्रक्रिया और संघर्ष के तहत बने, और इनके बनने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी नेशनलिज्म. इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप, कि लोगों बहुवंशीय, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के में रहने वाले अपने अपने
नेशनलिटी के लोगों ने अपना एक नेशन बनाने की सोची और उसके लिए संघर्ष किया और तब जाके नेशन स्टेट बना। तो इस चैप्टर को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना। लेकिन यूरोप में राष्ट्र राज्य की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कौन थी? नेशनलिज्म। इसलिए इस चैप्टर का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म कहना ज़्यादा उपयुक्त मालूम पड़ता है। तो अब हमें यह क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द लव, डिवोशन, प्राइड एंड डिवोशन एंड प्राइड बाय समवन टू हिज नेशन। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगन, समर्पण और गर्व की जो भावना होती है उसे नेशनलिज्म कहते हैं। और ये जो नेशनलिज्म है इसके लिए एक नेशन होना चाहिए, और जब नेशन होगा तो फिर नेशनलिज्म आएगा, नेशन, और नेशनलिज्म से फिर नेशन स्टेट की स्थापना होगी। तो इस चीज़ को ही हमें इसमें पढ़ना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे नेशन किसे कहते हैं, नेशन स्टेट किसे कहते हैं, इसका भी हम लोग मीनिंग समझेंगे। अभी तो नेशनलिज्म का मीनिंग समझे, सिंपल मीनिंग कि लव, डिवोशन, प्राइड बाय समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स इट्स नेशन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? Nation refers to the group of people having common identities, living in a particular area and having a democratic form of government. कहने का मतलब कि किसी खास क्षेत्र में कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग, चाहे उनकी भाषा कॉमन हो, चाहे उनका मतलब कल्चर कॉमन हो, चाहे उनके पूर्वज कॉमन रहे हो, चाहे उनकी सांस्कृतिक विरासत कॉमन रही हो, चाहे उनके नस्ल कॉमन रहे हो, अगर वो लोग मिलकर किसी देश का निर्माण करते हैं उसी का नाम पड़ता है नेशन स्टेट। अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक प्रिंट से होती है, और उस प्रिंट को बनाने वाले हैं फ्रांसीसी कलाकार जिन्होंने 1848 में बनाई थी। और 1848 तक भी यूरोप में मतलब नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया अभी चल रही थी। अभी फ्रांस बना था नेशन स्टेट, और अमेरिका में कुछ देश बने थे, यूएसए बन चुका था। तो 1848 में जो कलाकार होते हैं वो तो बहुत बड़ी बड़े चित्र बनाते हैं, बहुत बड़ी कल्पना करते हैं, अपने तस्वीर में बहुत बड़ी बड़ी मतलब विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेडरिक सेरू ने भी अपने चित्र में एक बहुत बड़ी विचारधारा को प्रदर्शित किया है कि किस तरह से यूरोप और अमेरिका के जो बने साम्राज्य के स्थान पर अब नेशन स्टेट बनने की लोगों की चाहत है, और ये चाहत को उन्होंने इस मतलब चित्र के माध्यम से दिखाया है। क्या लिखा हुआ है इसमें? द फीचर ऑफ फ्रेडरिक सेरियस प्रिंटिंग, किस तरह से उनके प्रिंट का फीचर है। यहाँ पर फ्रेडरिक सेरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु इन 1848 prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic। तो फ्रेडरिक सेरियो ने 1848 में 4 प्रिंट की एक सीरीज बनाई थी जिसमें उन्होंने एक सपनों का अपना संसार दिखाया था। वो संसार वो सचमुच में उस समय ऐसा नहीं था जैसा उन्होंने चित्र में दिखाया है, तो उनका यूटोपियन विजन था। तो सपनों का संसार था जिस जो कि सभी सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बने हैं, मतलब कि वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट वाले देश हैं, और सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इक्वलिटी का, वोटिंग राइट्स है, सबको राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के सोशल एंड डेमोक्रेटिक देश की उन्होंने कल्पना की, अपने चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिकाज मार्चिंग टू ए लॉन्ग लाइन आर प्रेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस चित्र में उन्होंने दिखाया है कि अमेरिका और यूरोप के सभी वर्ग के महिला और पुरुष और सभी उम्र के महिला और पुरुष एक लंबी पंक्ति में स्टैचू ऑफ लिबर्टी माने स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सभी व्यक्ति जो हैं ये अपनी अपनी पोशाक और अपने अपने देश की झंडे से पहचाने जा सकते हैं। मतलब यूरोप में अब मल्टी नेशनल मल्टी डायनेस्टिक स्थान पर नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया शुरू है, और हर नेशन स्टेट की अपनी एक मतलब झंडा है, उनका अपना प्रतीक है, और उनका अपना एक पहनावा है। और ये लोग मतलब लिबर्टी ऑफ स्टैचू की तरफ ले जा रहे हैं कि मतलब अब वो लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से छुटकारा चाहते हैं। अब वो एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते हैं जहाँ पर सब नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार हो, इक्वलिटी का अधिकार हो। इसलिए वो स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि अब उन्हें राजतंत्र से छुटकारा चाहिए। और
स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति की एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में उनके ज्ञान का मशाल है और दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है। नागरिकों के सिटीजन से नागरिकों के क्या क्या अधिकार होना चाहिए उसकी घोषणा पत्र है। और आकाश में फिर जो है ईसा मसीह, फरिश्ते, ये लोग सब मतलब इस दृश्य को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सरयू ने जो कल्पना की थी उसमें उन्होंने दिखाया है। On the foreground of the image lies the shattered symbol of monarchical regimes, signifying the downfall of the monarchical and absolutist regimes. तो इस चित्र के सामने monarchical form of government का राजतंत्र तरह की सरकारों का अवशेष बिखरे हुए हैं, जो इस बात की इंगित कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका में राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसके जगह पर अब नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया है। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड तो नेशन स्टेट बन भी चुके थे और फ्रांस अभी वहाँ पहुँचा है और जर्मनी अभी बनने की प्रक्रिया में है। और सभी जो है नागरिक अपने अपने देश के झंडे और पहनावे से ही पहचाने जा रहे हैं। In this image, people are grouped as distinct nation identified by their flags and national costumes. तो इसमें व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरह से पहचाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी अलग अलग पोशाक है और अपने अलग अलग मतलब उनके झंडे हैं। तो अलग अलग नेशंस के रूप में ये लोग पहचाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी अलग एक अपना झंडा है और उनका अलग अपना पहनावा है। दिस डिपिक्ट्स द राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप एंड अमेरिका। तो इस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया को समझाया है कि अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है यूरोप में और उसकी जगह पर नेशन स्टेट बन रहे हैं। तो फिर नेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है? अ नेशन स्टेट रेफर्स टू ए कंट्री विथ वेल डिफाइंड डेलिनिएटेड बाउंड्रीज resided by people with a similar culture, shared history and ethnic character. तो नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य एक ऐसा देश होता है जिसकी एक सुपरिभाषित मतलब उसकी सीमा क्षेत्र होती है और जिसके अंदर रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक जो होती है पहचान सेम होती है, उनका इतिहास सेम होता है, उनके नस्ल सेम होते हैं। मतलब एक नस्ल वाले, एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाले लोग मिलकर जब एक सुनिश्चित भूभाग क्षेत्र के अंदर रहकर देश की रचना करते हैं उससे ही नेशन स्टेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सपोज टू हैव ए गवर्नमेंट ऑफ हिज चॉइस। और इस देश के अंदर वाले नागरिक के अपने पसंद की वहाँ सरकार होती है। द पीपुल इन ए नेशन स्टेट आर सपोज टू हैव यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कॉपरेशन। और नेशन स्टेट के अंदर जो भी नागरिक रहते हैं उनके बीच में एकता और कॉपरेशन की भावना होती है और यही है नेशन स्टेट जिन्हें आज हम जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं। और ये सभी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जगह पर बनी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है और इसके नेशन स्टेट बनने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के चलते ही धीरे धीरे यूरोप से राजतंत्र समाप्त हुआ, मल्टी नेशनल मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर समाप्त हुआ और उसके स्थान पर सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया और इसके पीछे जो ताकत थी वो नेशनलिज्म थी। तो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूरोप की क्या स्थिति थी और कैसे ये नेशनलिज्म और नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई, कहाँ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो